साइलेंस। बैठो बैठो ने जी, सुनती ही नहीं है। कल वाला लेक्चर 4 था, आज वाला लेक्चर 5। कल कुछ होमवर्क दिए थे, क्या था होमवर्क? उदाहरण था, उदाहरण होमवर्क में दिए थे, बना लिए आप लोग? क्यों नहीं बनाया? लाइट नहीं था। दिन में भी लाइट चाहिए। ओए शांत रहो, साइलेंस। तुम लोग हल्ला बहुत करते हो लेकिन। ओए पीछे, सुनने लगेंगे फिर से, नहीं तो शांत रहो। चलो यही क्वेश्चन था पहला। एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। विलयन में इसका कितना परसेंट उपस्थित है? 20%। यानी कि 80% कौन है? विलायक, और विलय कितना है? 20%। चलिए देखेंगे, वाइट कलर नहीं, कौन सा ले, ये वाला। देखो ये 20% विलय उपस्थित है। कितना परसेंट? 20%। अगर हम परसेंट जब हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, यानी कि 20, ये क्या है तो विलय है, और ये क्या है तो विलयन है। यही है, हमको निकालना है मोल अंश। मोल अंश के लिए मोल निकालना पड़ेगा। मोल अंश के लिए क्या निकालना पड़ेगा? मोल। और 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। द्रव्यमान का मतलब क्या है? W/W, यानी ये भी किसमें है? ग्राम में होगा, और ये भी ग्राम में होगा। तो विलय कितना ग्राम है? 20 ग्राम। तो अगर Na निकालिएगा, जो कि विलय हम रखते हैं, तो Na निकालेंगे तो 20 ग्राम। तो मोल निकालने के लिए द्रव्यमान ग्राम में बटा आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान जब आप निकालिएगा C2H6O2 का, एक कार्बन का 12 तो दो कार्बन का 24, एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 का 6, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32, 24 6 30 32 62। कितना आ जाएगा? इसको आप जब काटिएगा तो कितना आएगा? 2 से काटिएगा तो 10, और नीचे आ जाएगा 31, 10/31। ये आ गया आपका विलय का मोल। अब निकालना होगा विलायक का। किसका? विलायक का। विलायक, अब विलय 20 है और विलयन 100 है, तो विलायक कितना होगा? विलायक कितना होगा? 80 हो जाएगा। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करें। जब कभी आपको विलायक नहीं समझ में आ रहा हो कि विलायक के रूप में किसको ले, तो आप जल को ले लीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब घुलाया जाता है तो अधिकतर मात्रा में जल में ही घुलाया जाता है। तो विलायक के रूप में अगर कुछ दिया है तब आप उसको लीजिए, अगर नहीं दिया है तब किसको लेंगे? जल को। ठीक है, तो 80 ग्राम। तो जब आप NB निकालिएगा तो कितना आएगा? 80 अब बटा जल का कितना आता है? H2O का 18 ही आता है। 18 इसको काटिएगा तो ये 40, ये 9 और कटेगा, छोड़ो रहने दो, 40/9 आ गया। हमको निकालना है मोल अंश। मोल अंश को डिनोट करते हैं X से। फॉर्मूला होता है Na/Na+NB, यही होता है। रखेंगे Na की जगह पे 10/31, 10/31 प्लस 40/9। इसको जब भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो कितना आएगा? 31 और 9 का LCM लेना है
9 तिया 27 और 9 270 279 आ जाएगा। इतना ही ना आएगा। 9 दहाई 90 और 31 4 तिया 12 4 124 0। ठीक है, ये चीज़ आने वाला है। तो 90 और 1240 ध्यान रखना। ऊपर है 10/31 और इसको डिवाइड करेगा कौन? 90 + 1240 बटा में 279। जब आप इसको बनाइएगा तो नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर, यानी 10 × 289, हाँ 79, सॉरी गलतियाँ हो गया था। और 31 इंटू इसको जब जोड़िएगा तो 9 4 13 1330। कितना आ जाएगा? 1330। अब आप इसको कटम कुटम करिए। कटने लायक है? 1 0 से 1 0 गया, और कोई कटेगा? 12 13 नहीं कट पाएगा। 31 से इसको अगर हम काट करके देखते हैं, 9 तिया 27, 9 टाइम्स में कट जाएगा। 9 से ये कटेगा? 9 एकम 9 और 4 नहीं कटेगा ना। तो कितना आ जाएगा? x बराबर 9/133। आंसर कितना दिया है? बुक है किसी के पास? देखो, दशमलव में है। दशमलव में जब इसको आप निकालिएगा तो 0.0900 हो जाएगा। तो फिर 8 नहीं 7 के आसपास आएगा, 6 7 के आसपास। कितना है? नहीं है केमिस्ट्री का बुक किसी के पास? नहीं है? है, देखो आंसर देखो। चैप्टर नंबर 2 उदाहरण नंबर 1 0.09 नहीं होगा, 6 क्या? 0.068। ठीक है, न्यू एडिशन हो या ओल्ड एडिशन हो, साइलेंट क्वेश्चन सेम होगा। शांत हो। देखो इसी के आसपास आएगा। कारण क्या है? देखो यार, अगर हम 0 पॉइंट लगाएं, सुनो इधर देखो, ये सब पकड़ना सीखो ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। यहाँ हम 0 पॉइंट लगाए यानी कि 90 हुआ, उसके बाद फिर 90 में तो लगेगा नहीं, तो फिर एक 0 लगा दिए तो 900 हो गया, 900 हुआ। अगर हम 100 से जाते हैं तो 9 टाइम्स में जाएंगे, और 100 से ये ज़्यादा है, इसका मतलब 9 से कम में जाएंगे। 100 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, लगभग कितना है? 1.25 गुना कह सकते हैं इसको। 1.25 100 के 125 को 1.25 बोलते हैं। तो जब 125 से जाएंगे तो उधर कितना था? 9 था, तो 3 घट जाएगा, यानी लगभग आपका 6 के आसपास ही आएगा दशमलव में। दोनों, हाँ ये तो होगा ही, ऊपर दिया होगा। तो जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं और ऑप्शन में जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा का है, तो आप इसी तरह से बनाइए, ना कि उसको सोल्व करने लग जाइए कि हाँ एग्जैक्ट आंसर हमको क्या चाहिए। ऑब्जेक्टिव में आप कैसे बनाए, बगल वाला में से देख के बनाए कि किस में से बनाए, उससे कोई मतलब नहीं। आप टिक किसको लगाए हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपका समय बचेगा ऑब्जेक्टिव में, और वही ऑब्जेक्टिव में जो समय बचेगा आप सब्जेक्टिव पर दे पाएंगे। किसी को कोई दिक्कत इसमें, परेशानी, शंका? नोट कीजिए। न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, ये आप लोग का भ्रम है कि न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। आपके बुक में अगर क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप, तो जब क्वेश्चन सेट करने वाला का दिमाग झनकेगा वो पूछ लेगा। आप जा करके 17 और 18 का क्वेश्चन जब देखिएगा, आज भी सब बोलता है कि उस 17 और 18 में 17 और 18 का क्वेश्चन हार्ड है। क्वेश्चन हार्ड नहीं था, क्वेश्चन इसी भ्रम में सब था कि बिहार बोर्ड न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, और वो न्यूमेरिकल टाइप पूछ दिया था। अलग से नहीं था, एनसीईआरटी बुक से ही था, बट पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया था इस वजह से। बाकी हम लोग भी 17 18 का क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन आप बना पाएंगे, लेकिन जो बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा है, न्यूमेरिकल टाइप नहीं बनाया है, उससे नहीं बनेगा। हाँ, और रटने वाले विद्यार्थी से तो बिल्कुल नहीं बनेगा।
जल्दी से नोट कीजिए तो। बना लिया था भूषण? वाह, देख के नहीं ना बनाया था। नहीं, देखो जब भी हम क्वेश्चन देते हैं तो कम से कम एक बार खुद से उसको बनाने का कोशिश करो। इसमें से क्या बोले, 2-4 गो है जो बनाता होगा, बाकी सब तो छापने का ही इंतजार में रहता है। अगर अभी आप लापरवाही कर रहे हैं तो उससे किसी दूसरे का नुकसान होने से कोई फायदा नहीं। हाँ, वही नुकसान जो भी हो, आप अपना नुकसान करेंगे, दूसरे का कुछ नहीं जाने वाला है। पिछले बैच में भी हम पढ़ाए थे, इस बैच में भी हम पढ़ा रहे हैं, आगे वाले में भी हम यही रहेंगे। दिक्कत होगा आपको, हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पिछले बैच में भी 2-4 गो फेल किया है, 2 गो। इस बैच में भी 2-4 गो करेगा। जो लापरवाही करेगा वो करेगा, बिल्कुल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लापरवाही करेगा वो फेल करेगा, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, बिल्कुल फिक्स है। केमिस्ट्री पढ़ने से नींद नहीं आता है, बशर्ते आप समझ करके पढ़िए। केमिस्ट्री जैसा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट और कोई हो ही नहीं सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आखिर क्यों तुमको केमिस्ट्री पढ़ने से नींद आ रहा है, हमको क्यों नहीं आ रहा है? कारण टीचर बनने के पीछे रीजन नहीं है। रीजन ये है कि आपके माइंड में उस तरह से बैठ गया है कि केमिस्ट्री हार्ड है। उसको समझ करके पढ़िए। कोई भी सब्जेक्ट हार्ड या नहीं आसान नहीं होता है। आज तुमको कोई हिंदी पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता, फिर भी आप पढ़कर खुद से समझ कर उसका क्वेश्चन बना सकते हैं। 8 साल तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद भी इंग्लिश पढ़कर खुद से नहीं समझ पाते हैं। कारण माइंडसेट बन गया है वो कि हाँ इंग्लिश हम लोग से नहीं होगा, केमिस्ट्री हम लोग से नहीं होगा। और ये अगर कोई सब्जेक्ट में दिक्कत आ रहा है, हार्ड लग रहा है, तो उस पर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हो गया ये? कैसे पढ़ना है? ओए, कैसे पढ़ना है वो नहीं, बस क्लास में सिंसियर रहना है, समझना है बस। अब हम देखते हैं, जब इधर बता करके जैसे पीछे घूमते हैं, पता चलता है कि सब अपने मन में मगन हैं, तो फिर वैसे में तो दिक्कत होगा। जैसे देख लो उसी को, अभी हम बता रहे हैं, वो बगल वाला से बतिया रही है, क्या किया जाएगा? क्लास में आपको ध्यान होना चाहिए कि हम क्या बता रहे हैं। हम 1 घंटा के क्लास में रहते हैं, उसके बाद अगर आप कोई चीज़ मिस कर जाते हैं, नहीं सुनते हैं, तो दोबारा आप नहीं सुन पाइएगा। हाँ ठीक है, एक ऑप्शन है कि वो देख लीजिएगा, लेकिन क्लास में अगर सिंसियर हैं तभी समझ पाइएगा, नहीं तो नहीं। हो गया ये? नोट किए? चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। अगला बन गया है? किससे किससे बन गया? हाथ उठाओ तो। बस ठीक है, करो नीचे करो, नीचे करो। देखो जिन लोग से नहीं बना है कृपया ध्यान दें, और बाकी जिनसे बन गया है वो भी ध्यान देंगे। उस विलियन, अच्छा ये बता चुके हैं शायद ना, शांत रहो भाई, ये तो बता चुके हैं, ये बता चुके हैं। उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला हुआ। शायद 1/31 आया था, आंसर इतना ही आया था। अच्छा 0.28। चल फिर से बना ही लेते हैं, कितना देर लगेगा। देखो उस विलियन का मोलरता ज्ञात करना है, यानी कि कैपिटल M। फॉर्मूला होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन MW इंटू VmL। ठीक है, W 5 ग्राम कितना है? 5,000 रख दिए। MW NaOH का MW आएगा 40, 450 ml विलियन में। विलियन कितना है? 450 ml। 1 2 को 0 मिलकर के 2 को गया, 9 25 45। ठीक है, 2 25 10,
ठीक है, 5/9 दूना 18, 0.18 दूना 36, 36 4 14, 140, 18 8 136, 144 होता है, सॉरी, लगभग में थोड़ा सा कम आएगा, 7 9 करके आएगा तो 2 8 के पास आ जाएगा। ठीक है, मोल यूनिट क्या होगा, मोल पर, या फिर आप एम भी लगा करके छोड़ सकते हैं, मोलर। ठीक है, तो ये तो बनवा चुके थे पहले, नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार नोट कर चुके हैं आप इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल, देख लो इथेनोइक अम्ल का सूत्र, एक गो कार्बन रहता है तो मीथ बोलते हैं, 2 गो कार्बन रहता है तो ईथ बोलते हैं। ठीक है, तो 2 कार्बन है तो क्या हो गया, इथ। 2 कार्बन रहता है तो उसको बोलते हैं इथ, तो इसमें 2 गो कार्बन दिख रहा है तो क्या बन गया, इथेनोइक, और COOH लगा होता है वो सबको ओइक बोलते हैं। 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। मोललता का फॉर्मूला स्मॉल m बराबर W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू kg में, कैपिटल W किस में, ग्राम में, क्योंकि ऊपर 1000 लगा दिए हैं, साइलेंस, ऊपर 1000 लगा दिए इसलिए यहाँ किस में रखेंगे, ग्राम में रखेंगे। अब देख लीजिए आप, स्मॉल w कितना दिया है, 2.5 ग्राम इंटू 1000, MW कितना आएगा इसका निकालिए। तो एक कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन का फिर से 12, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 और 1 हाइड्रोजन, 12 दूना 24, 3 1 4 और 32, 28 2 30, 60 आ जाएगा, कितना आएगा, 60। ठीक है, कैपिटल W 75 ग्राम बेंजीन में, क्या बेंजीन विलयन है, वो क्या दिया है, विलायक ही दिया है, तो आप 75 रख दीजिए। 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 आकर के यहाँ का दशमलव हटा देगा, तो क्या बचेगा, 25 इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 75। फिर से सुन लो, यहाँ का 1 0 इसको हटा दिया और इसमें का दूसरा 0 इस दशमलव को हटा देगा, तो एक ही 0 बचेगा यहाँ पर। 25 या 75 और 2 5 10, कितना आ जाएगा, 3 3 9, 5/9, जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.55 टिन 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 लगातार 5 ही आएगा। देखो इतना आंसर है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, नोट कर लीजिए। अगर आप इसका यूनिट लिखिएगा तो मोल पर केजी, यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी, जल्दी से नोट कर लीजिए। आठ बज गया, तो 7:15 में तो हम आए ही थे। क्वेश्चन बन रहा है ना सबसे, देखो अगर आपसे बन जा रहा है और आस पड़ोस में किसी से नहीं बन रहा है, आस पड़ोस मतलब अगल बगल में, ऐसा नहीं कि घर है, तो उसका मदद किया कीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ हम बता देंगे तो वो भी सीख जाएगा तो फिर हमारे कंपटीशन में आ जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। आस पड़ोस में अगर कोई पूछ रहा है तो उसका मदद करना है, और इससे आप ही का फायदा होगा। एक तो आपका कंपटीशन होगा
दूसरा ये होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन पूछता है, आपको डाउट आएगा, तो एक आप नया क्वेश्चन सीख जाइएगा उसके माध्यम से कि हाँ हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना है, आप पूछिए। तो अगर कोई पूछता है तो उसको कम से कम कोशिश कीजिए बताने का, और नहीं बनता है तो हम तो है ही हैं लास्ट ऑप्शन में हम तो बताएंगे। ठीक है, हो गया, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट एंड लास्ट सब ऑप्शन है। हम आज हम लोग को नया टॉपिक पढ़ना है। 2 टॉपिक हो गया, सुन लो, 2 टॉपिक हम लोग पढ़ लिए हैं। पहला विलयन पढ़ लिए हैं और उसके प्रकार हो गया, दूसरा सांद्रता पढ़ लिए और सांद्रता के प्रकार हो गया। अब ये तीसरा है विलेयता, सोलुबिलिटी। एक बार इंग्लिश बोल के बताओ तो सब, सोलुबिलिटी। हाँ ठीक है, सोल्यूबिलिटी जो भी हो, ठीक है। पहले लगाएंगे विलेयता, विलेयता। तुम हर बात को मुंह काहे बनाती रहती है हमको लगता है इसको कहियो मन नहीं रहता है पढ़ने का, चाहे कुछ लिखने का। कुछ बोलेंगे ये लिखिए, हद है मतलब कि। हो गया ये, क्वेश्चन में भी वही हाल है चलो ठीक है। ओए साइलेंस, कृपया शांत रहें। चलो लिखो, विलेयता किसे कहते हैं, लिखिए। किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलेय की जो मात्रा, विलेय की जो मात्रा, विलेय की जो मात्रा, विलेय की जो मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए, संतृप्त विलयन बनाने के लिए, संतृप्त विलयन बनाने के लिए, संतृप्त विलयन को इंग्लिश में सैचुरेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। बनाने के लिए आवश्यक होती है, बनाने के लिए आवश्यक होती है उस विलयन की विलेयता कहलाती है, उस विलयन की विलेयता कहलाती है, विलेयता कहलाती है, उस विलयन की विलेयता कहलाती है। देखो, संतृप्त जो है, इसका मतलब है अगर कोई विलयन संतृप्त हो गया है तो अब वो और नहीं घुल सकता। अगर कोई विलयन संतृप्त हो गया है तो और वो नहीं घुल सकता। जैसे भोज में पंडित जी लोग जब खाना खाते हैं तो लास्ट में ना बोलते हैं आत्मा तृप्त हो गया, यानी उसके बाद और जगह नहीं है, अब और खाया नहीं जा सकता है, एकदम लास्ट ऑप्शन। तो उस समय आत्मा तृप्त नहीं होता, जब और आप उनको रसगुल्ला 2-4 को खिला दीजिए तब आत्मा तृप्त हो जाता है। तो उसी तरह से संतृप्त कोई ऐसा विलयन है जिसमें विलय घुला हुआ है लेकिन उसमें और विलय घोला जा सकता है, तो वो संतृप्त नहीं है। जैसे मुरब्बा जो आप लोग खाते हैं वो आपका संतृप्त विलयन का एक उदाहरण है। संतृप्त विलयन से ही वो बनता है, उसमें चीनी घुलाया जा रहा है, टेम्परेचर दे करके और घुला रहे हैं, और टेम्परेचर दे करके और घुला रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आप नहीं घुला सकते हैं, तब आपका मुरब्बा तैयार होता है। वो कितना मीठा रहता है, लगता है खाली चीनी खा रहे हैं।
तो वो संतृप्त बनाया जाता है, इस वजह से ज़्यादा मीठा होता है। हमको तो अच्छा लगता है तुम लोग को अच्छा नहीं लगता तो हम क्या करें। चलो साइलेंट, चलो देखो इधर। तो अगर किसी निश्चित ताप पर टेम्परेचर को घटाना या बढ़ाना नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, 100 ग्राम विलायक में विलेय की जो मात्रा, जैसे 100 ग्राम पानी ले लिया गया आपने, इसमें कोई गिलास है, इसमें 100 ग्राम पानी ले लिया गया और टेम्परेचर को ना बढ़ाना है ना घटाना है, इसमें चीनी डालना है, तो इसमें कितना चीनी डालेंगे कि उसके बाद नहीं घुलेगा। एक अब डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि जब वो घुलना बंद कर देगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि लगातार डालते रहेंगे वो घुलते रहेगा। कुछ समय के बाद ऐसा आएगा कि वो नहीं घुलेगा। तो विलायक में विलेय की जो मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक होती है, जब ये एक समय ऐसा आएगा कि इसमें नहीं घुलेगा। मान लेते हैं टाइम शुरुआत में 0 था तो घुलाने लगे, टाइम t1 हो गया तो अब ये नहीं घुला। तो t0 से लेकर के t1 के बीच जितना भी विलेय का हम मात्रा इसमें डाले हैं वही क्या कहलाएगा? विलेयता कहलाएगा, क्योंकि उतना उसमें विलेय हो गया है तो वही क्या कहलाएगा? विलेयता। मान लेते हैं 50 ग्राम घुला होगा, 100 ग्राम घुला होगा, 500 ग्राम घुला होगा, तो वही उसका क्या हो जाएगा? विलेयता हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी शंका नहीं ना? तब तुम लोग होशियार हो तो शंका कहाँ से रहेगा। अब जैसे विलेयता जो है, ठोसों की द्रवों में विलेयता, गैसों की द्रवों में विलेयता। जब भी कोई चीज घुलता है तो वो द्रव में ही घुलता है। किसी भी चीज को आप घुला रहे हैं तो वो द्रव में ही घुलता है। जब आप नहाते हैं तो कोई ऐसा है जो ठोस से नहाता है? जब भी आप नहाते हैं तो द्रव से ही नहाते हैं, चाहे दूध से नहाइए, चाहे घी से नहाइए, चाहे पानी से नहाइए, सब क्या है? लिक्विड ही है। दूध से नहीं नहाता है, घी से भी नहाता है, नहाया जाता है। चलिए अभी वो मान्यता है, आप लोग नहीं जानते। चलो देखो इधर, सुनो 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 इधर सुनो। फिर ठोसों की द्रव्यों में विलेयता, पहले हम लोग को पढ़ना है ठोसों की विलेयता। 2 प्रकार का होगा, ठोसों की द्रव्यों में विलेयता और गैसों की द्रव्यों में विलेयता। जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, माजा, जो भी है, माउंटेन ड्यू, कोका कोला, ये सब, थम्स अप, सब में गैसों की द्रव्यों में विलेयता होता है। उसमें क्या होता है? CO2 गैस होता है और वो द्रव में घुल जाता है। जब हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वही गैस बाहर आ जाता है द्रव से, कहता है न निम्न लग रहा है। तब इसको ठंडा कीजिए। जब ठंडा करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर जब बढ़ता है तो वही गैस आपके द्रव में घुल जाता है, तो बड़ा टेस्टी लगता है, CO2 घुल जाता है। तो पहले ठोसों की द्रव्यों में विलेयता पढ़ेंगे, उसके बाद गैसों की द्रव्यों में विलेयता पढ़ेंगे। तो आज ठोसों की द्रव्यों में विलेयता पढ़ लेते हैं, अगले क्लास में गैस वाला पढ़ लेंगे। तो ये हेडलाइन लगाइए अब। हो गया? चलिए देखेंगे इधर, ठोसों की द्रव्यों में विलेयता। इसमें लिखिए एरो लगा करके, कोई भी विलेय या विलायक, कृपया आपस में बात न करें, कोई भी विलेय या विलायक समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। कोई भी विलेय या विलायक, समझाना है पहले लिखो तो, कोई भी विलेय या विलायक समान समान को घोलता है, अर्थात ध्रुवीय विलेय
ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, ये विलायक में घुलेगा और अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुलेगा, अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। समान समान को घोलता है। अगर कोई विलायक ध्रुवीय है तो उसमें ध्रुवीय विलय ही आप घोल पाइएगा। अगर कोई विलायक अध्रुवीय है तो उसमें अध्रुवीय विलय ही घुलेगा। अब ये ध्रुवीय अध्रुवीय क्या होता है? ध्रुवीय और अध्रुवीय जानते हैं? जो पोल बना लेता है, आयन बना लेता है, उसको ध्रुवीय बोलते हैं। जो आयन नहीं बनाता है वो अध्रुवीय बोलते हैं। समझो इधर देखो, जो जल है H2O ये आयन के रूप में टूट जाता है OH- और H+ के रूप में, तो ये होता है ध्रुवीय। तो अगर आप जल में किसी चीज को घुला रहे हैं तो जल में वही चीज घुलेगा, वो ध्रुवीय होगा। अगर कोई चीज जल में घुल रहा है इसका मतलब वो कैसा है? ध्रुवीय है। जल में चीनी घुलता नहीं है, जल में चीनी इसलिए घुलता है क्योंकि वो ध्रुवीय होता है। देखो चीनी का फॉर्मूला C6, ये ग्लूकोज का होता है, ये ग्लूकोज का होता है, C12 H22 O11। देखो इधर इसमें क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अधिक ऋणात्मक होता है। जब भी ऑक्सीजन टूटेगा तो माइनस में टूटेगा, यानी कि ये ध्रुवीय यौगिक है। ये कैसा यौगिक है? तो ये जल में घुल जाएगा। लेकिन जब आप ग्लूकोज की बात करते हैं C6H12O6, ये जो है यहाँ पर 6 है, कार्बन भी 6 गो, ऑक्सीजन भी 6 गो, ये दोनों का संख्या सेम है। ये जो ग्लूकोज होता है ये आयन में नहीं टूटता है, ये उसमें विलय हो जाता है। ये क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। मतलब वो देखिए, अगर कोई घुल रहा है इसका मतलब वो उसमें आयन में टूट जाएगा, और कोई विलय हो रहा है इसका मतलब वो आयन में नहीं टूटेगा। इसमें एक कंडीशन ये होता है, जैसे जब आप इसमें चीनी घुलाते हैं, कोई ध्रुवीय चीज घुलाइएगा तो वो क्या होगा? इस तरह से आयन में टूटेगा। वो किस में टूटेगा? आयन में। और जब अध्रुवीय वाले को पानी में घुलाइएगा तो ये अणुओं में टूटेगा। ये आयन में टूटेगा ध्रुवीय, और ये अणुओं में टूटेगा। ये सब माइनर डिफरेंस है और ये समझने में थोड़ा परेशानी आता है। जैसे जब आप सुनो, जब आप ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो क्या ग्लूकोज के एक अणु को डालते हैं? तो ग्लूकोज बहुत सारा अणु होता है, तो ग्लूकोज जब डालेंगे तो वो अणुओं में टूटेगा, न कि आयन में टूटेगा। तो अणु में अगर टूटा है तो वो विलय हुआ है, अणु में अगर टूटा है तो वो क्या हुआ है? विलय हुआ है। और अगर वो आयन में टूटा है इसका मतलब वो घुल गया है। आयन में टूटा है इसका मतलब घुल गया है। समझे? हाँ, तो जब कंसेप्ट से पढ़िएगा तब दिक्कत नहीं होगा। आजा आजा, ठीक है? समझे कि नहीं? अगर ध्रुवीय में अध्रुवीय को डालते हैं तो वो घुलता नहीं है, विलय हो जाता है। ध्रुवीय में अध्रुवीय को डालेंगे तो विलय हो जाएगा, इसका मतलब अणुओं में टूटेगा। इसका मतलब किस में टूटेगा? अणुओं में। अगर ध्रुवीय में ध्रुवीय को डालते हैं तो वो आयनों में टूटता है, यानी कि घुलता है। ठीक है, समझ में आया? उसी तरह से अध्रुवीय बेंजीन जो होता है C6H6 बेंजीन, ये होता है अध्रुवीय। बेंजीन कैसा होता है? अध्रुवीय। इसमें अगर कोई आप अध्रुवीय वाले पदार्थ को डालिएगा तो वो इसमें घुल जाएगा। इसमें कोई भी अध्रुवीय जैसे CH4 हो गया, मीथेन या फिर इथेन,
कोई भी ब्यूटेन, ये सब जब डालिएगा तो वो इसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा। अगर आप इस चीज को उल्टा करते हैं, ध्रुवीय को अध्रुवीय में डालते हैं तो वो घुलेगा नहीं, विलय होगा, ठीक है। और अध्रुवीय में ध्रुवीय को डालेंगे फिर भी वो घुलेगा नहीं, विलय होगा। समझे? कोई दिक्कत? नोट कर लिए हैं? संतृप्त विलयन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेचुरेटेड। लिखिए, सपोर्टिंग कंसेप्ट भी पढ़ते चलते हैं ताकि दिक्कत ना हो। संतृप्त, आत्मा तृप्त हो जाएगा। सब में है। जैसे अब कोई चीज़ 12th में है, हम बताए थे आप लोग को 11th में बोले थे कि जब 12th में आएगा और कोई कोई टॉपिक जब सपोर्टिंग आएगा तो सबको साथे साथे पढ़ते चलेंगे, क्योंकि कोई 11th पढ़ा होगा, कोई नहीं पढ़ा होगा। 11th भी पढ़ा होगा तो हो सकता है ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा भी होगा तो हो सकता है कि याद नहीं होगा। तो इसलिए जब आता है तो वो हम बताते चलते हैं ताकि ठीक रहे। चलिए, हाँ होता है ये चीज़ हमको पता है। चलिए लिख लिया, हेडलाइन लगाएं, संतृप्त विलयन। लिखिएगा उसमें, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप एवं दाब पर, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप, निश्चित गलत लिखा गया, निश्चित ताप एवं दाब पर, निश्चित ताप एवं दाब पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता, और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। नहीं घोला जा सकता, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। निश्चित ताप एवं दाब पर और अधिक उसमें अगर आप नहीं घोल पा रहे हैं तो क्या होगा, वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। जैसे निश्चित ताप और दाब पर किसी व्यक्ति को और आप और नहीं खिला सकते हैं तो वो आत्मा तृप्त कहलाता है। हाँ, निश्चित ताप एवं दाब पर, शांत रहो। किसी ऐसे आप डिफिनीशन बना सकते हैं, किसी निश्चित भोज में किसी व्यक्ति को या फिर कोई व्यक्ति और अधिक खाना नहीं खा सकता है, उसी को आत्मा तृप्त बोलते हैं। और यहाँ पर और अधिक विलय नहीं घोल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, संतृप्त। अब इतना अच्छा से बताने के बाद जो भी किसी को याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, तो फिर उसके लिए क्या उपाय है? समझ में आ गया होगा सबको। चलिए लिख लिए, असंतृप्त। एग्जाम्पल लिख लो, अब मुरब्बा। संतृप्त में मुरब्बा लिख लीजिए, मुरब्बा एग्जाम्पल है। खाने उने का मन करे तो अपने आप को संभाल लेना। मुरब्बा, और भी बहुत कुछ बनता है, ज्यादातर ध्यान में मुरब्बा है हमको। नहीं, बतासा का प्रिंसिपल दूसरा है। गरम किया जाता है लेकिन बतासा का प्रिंसिपल दूसरा। आप कह सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन उसका प्रिंसिपल दूसरा, उसमें और आप घोल सकते हैं। बतासा में क्या होता है कि उसको ना, उस पर खावर सोडा लगाया जाता है, इस वजह से वो हार्ड होता है और फूलता है, नहीं तो फूलता नहीं। ठीक है, चीनी वाला जो लड्डू बनता है उसको आप बोल सकते हैं सेचुरेटेड है। चीनी वाला लड्डू नहीं खाएं, अरे वो पूजा वूजा पर चढ़ता है। चलो हो गया, शांत रहो।
लिखो इसमें लिखो, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप एवं दाब पर, तुम लोग इतना हल्ला करने लगते हो, वह विलयन जिसमें साइलेंस मोदी निश्चित तुम है ताप एवं दाब पर और अधिक विलय, ताप एवं दाब पर और अधिक विलय घोला जा सके, और अधिक विलय घोला जा सके, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। अगर आप उसमें और अधिक विलय घोल सकते हैं तो असंतृप्त, और अधिक नहीं घोल सकते हैं तो संतृप्त। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेचुरेटेड, इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड। ठीक है, स्पेलिंग लिख दे क्या? सेचुरेटेड, और इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड। वही चलो, विलीनीकरण लिख करके डैश दीजिए। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मर्जिंग, विलीनीकरण। विलीनीकरण किसी विलय को विलयन में घुलाने की प्रक्रिया को विलीनीकरण कहते हैं। हाँ, किसी विलय को विलयन में विलय करने की प्रक्रिया को विलीनीकरण कहते हैं। चम्मच से मिलाइए, डंडा से मिलाइए, जिससे मिलाना है उससे मिलाइए, उस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? विलीनीकरण। ठीक है, हो गया? हेडलाइन लगाए लिखिए, जब एक ठोस विलय विलायक में डाला जाता है, जब, कलर चेंज करके लिखते हैं, जब एक ठोस विलय, जब एक ठोस विलय को विलायक में डाला जाता है, को विलायक में डाला जाता है, तो वह घुलने लगता है, तो वह घुलने लगता है, तो वह घुलने लगता है। इस प्रक्रिया को विलीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को विलीनीकरण कहते हैं। विलीनीकरण, इस प्रक्रिया को विलीनीकरण कहते हैं। साइलेंस। देखो, किसी विलय को विलायक में जब डालते हैं तो वो क्या होने लगता है? घुलने लगता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विलीनीकरण। आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। किसी विलय को विलायक में घुलाने की प्रक्रिया को विलीनीकरण कहते हैं। किसी विलय को विलायक में घुलाने की प्रक्रिया को विलीनीकरण। ये तो थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड वर्ड टाइप में लिखा हुआ है, जब उसमें डालते हैं तब वो घुलने लगता है। अरे घुलने लगा क्यों? बस घुलाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? विलीनीकरण बोलते हैं। कोई दिक्कत? जिस तरह से पढ़ाने की प्रक्रिया को टीचिंग बोलते हैं, उसी तरह से घुलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मर्जिंग। कोई दिक्कत? इसमें प्रक्रिया है,
कोई भी आप काम करते हैं तो वर्किंग बोलते हैं उसको। कोई काम करते हैं तो क्या बोलते हैं? वर्किंग। पढ़ाई करते हैं तो स्टडिंग। तो उसी तरह से घुलाएंगे तो मर्जिंग। उसके बाद क्रिस्टलीकरण लिख करके डैश दीजिए। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। ये स्पेलिंग गलत है, नहीं लिखना कोई, स्पेलिंग गलत लग रहा है हमको। वही क्रिस्टलाइजेशन होगा, क्रिस्टलीशन है, स्पेलिंग गलत है, नहीं लिखना। ब्लैक कर दे। हाँ ओए गुंजा, बहुत पिटाएगी तुम, शांत रहो। साइलेंस। शांत रहो। अरे होने दो ना, 8:30 हो गया तो क्या हो गया? घरे कोई ना है तो तुम्हारा घर भागल जा रहा है। ये एक बहाना है कि घरे कोई नहीं है इसलिए एब्सेंट किया है। घरे कोई नहीं तो घर को कोई उठा के ले जाएगा। ताला लगाओ, काम करो अपना। मेरे भी घर पे कोई नहीं रहता है, बहुत दिन ताला लगा रहता है। मम्मी घरे रहेगी, अभी हम खुद आए, ताला लॉक करके आए। हो गया, हर समय घरे रहेंगे तो फिर काम क्या होगा? ताला लगाइए, काम कीजिए, फिर आइए, ताला खोलिए, घरे रहिए, कोई उठा के ले जाएगा। कौन बड़का घर में सोना चांदी हीरा मोती, कोई म्यूजियम थोड़ी बना हुआ है। हमारा घर में कोई पहुंच जाएगा तो खुद पगला जाएगा, कहीं गरीब इंसान है, कुछ नहीं रख ले हैं। हमको लग रहा है कि कोई आएगा तो वो चोरी करने के बजाय दया माया दिखा के कुछ रख करके ही जाएगा। लिखो, चलो विलीनीकरण लिख करके डाल दिए। विलीनीकरण के समय लिखो, विलीनीकरण के समय क्रिस्टलीकरण लिख करके डाल दिए ना, लिखिए उसमें विलीनीकरण के समय विलियन में से विलीनीकरण के समय विलीनीकरण के समय विलियन में से विलीनीकरण के समय विलियन में से कुछ विलियन के कण ठोस विलय, कुछ विलियन के कण ठोस विलय के कणों के साथ संघट्य होकर संघट्य होकर बाहर निकल जाते हैं। संघट्य होकर बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जैसे आप पानी में चीनी को घुलाइए, थोड़ा सा हम पानी लिए, इसमें डाल दिए थोड़ा सा चीनी। अब जब चीनी डाले हैं
तो चीनी इसमें घुल गया है, तो इसका आयतन पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ गया होगा। बढ़ जाता है कि नहीं? बढ़ जाता है। जब पानी में आप कोई चीज़ डालिएगा तो पानी थोड़ा ऊपर आ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऊपर जब आया है तो इसको हम करेंगे थोड़ा सा गर्म। जब आप इसको थोड़ा सा हीट कीजिएगा तो कुछ पानी वाष्प बन के ऊपर जाएगा, और उसी समय जब आप इसको गर्म कीजिएगा तो उसी समय क्या होगा, कुछ पानी के कण चीनी के कणों के साथ मिल जाएगा और संघट्ट बना लेगा, और अब बहुत देर तक गर्म कीजिएगा तो वो एक प्रकार का ठोस की तरह बन जाएगा, सेम हलवा की तरह। जब आप हलवा में पानी डालते हैं सूजी में, उस समय गीला रहता है, धीरे धीरे वो ठोस बन जाता है। कारण क्रिस्टलीकरण है। कारण क्या है? क्रिस्टलीकरण। समझ में आया? कोई दिक्कत? विलीनीकरण के समय उसमें जब हम मिलाए थे, विलय कराए थे, उस समय विलीनीकरण के समय विलयन में से कुछ विलयन के कण ठोस विलय के कणों के साथ संघट्ट होकर, क्या होकर, यानी जल का कण और हलवा का कण दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गया है, जुड़ गया है, संघट्ट हो गया है, वही क्या कहलाएगा, क्रिस्टलीकरण। किसी को कोई दिक्कत? हमको पता है सबके मुंह में पानी आ रहा है। हो गया? और साइलेंस हो गया? नोट कर लिए? ठोसों की द्रवों में विलेयता मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करती है। लिखे तो इस लाइन को। तो क्या हो गया? 1 घंटा हो गया तो 1 घंटा देखना है। लिखो। एक टॉपिक और है, उसको बता करके खत्म करते हैं। देखो यहाँ मात्र 2 पेज है, 3 गो, एक ऊपर तो थैंक यू ही होगा। हाँ तो वो आगे वाला चल गया ना। साथ करना। कल तो तुम लोग का स्कूल होगा, कल रिजल्ट भी देंगे। संडे को? संडे को तो टेस्ट होगा ना। बड़ी भारी भरकम समस्या है। आज जिसको डाउट भी पूछना है और स्कूल भी आना है उसको। ठीक है, देखते हैं। अब कैसे न कैसे तो बताना होगा, क्या टाइम निकाला जाए। हो गया? लिख लिया इस लाइन को। देखो, ठोसों की द्रवों में विलेयता मुख्य रूप से 2 कारकों पर निर्भर करती है। कितने कारण पर? 2 कारक। वो कौन कौन से 2 कारक हैं उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। 2 कारक हैं, पहला ताप का प्रभाव और दूसरा दाब का प्रभाव। एक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और एक प्रेशर पर डिपेंड करता है, दोनों पर डिपेंड करता है। पहला है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। पहला ताप का प्रभाव। गतिक साम्य होने के कारण यह ले या फिर ला, एक साथ लिख देते हैं, ठीक रहेगा, हटा दें यहाँ से। ले सातेलिए
बुक में लास आते लिए लिखा हो सकता है, लेस आते लिए या फिर लास आते लिए, ठीक है, के नियम का पालन करता है, के नियम का पालन करता है। 11th में भी बताए थे। खाली नाम याद है, काम भी याद हो जाएगा। देखो अभी गतिक साम्य होने के कारण यह लेस आतिलीय के नियम का पालन करता है। साइलेंस। साम्यावस्था चैप्टर में ये था। गतिक साम्य होने के कारण जो विलय है, जो विलयता है, वो कैसा साम्य दर्शाता है? गतिक साम्य। कैसा साम्य? गतिक साम्य। जब आप क्रिस्टलीकरण कराते हैं तो अगर एक वो विलय का कण डालते हैं तो एक विलायक का कण बाहर हो जाएगा, और ये हमेशा चलते रहेगा जो आपको दिखता नहीं, क्योंकि कैसा साम्य है? गतिक साम्य। कभी कभी ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है जब झरना से पानी गिरता है तो वो पानी कंटिन्यू गिरते रहता है लेकिन आपको लगता नहीं है कि वो गिर रहा है, क्योंकि लगता है कि रुका हुआ है। ऐसा होता है कि नहीं? जब आपका दोनों, एक ट्रेन और दूसरा ट्रेन दोनों सेम स्पीड पर जब चलेगा तो एक दूसरे को देखिएगा तो लगेगा कि रुका हुआ है, दोनों रुका हुआ है, तो वो चलते रहता है। कैसा स्थिति आता है? गतिक साम्य वाला स्थिति आता है। तो गतिक साम्य स्थिति होने के कारण किस नियम का पालन करता है? लेस आतिलीय नियम का पालन करता है। अब लेस आतिलीय जी का नियम क्या था? बड़ी भयानक नियम था इनका। ये कहते हैं कि जो साम्य अवस्था है, अगर उसके किसी भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन किया जाए तो साम्य अवस्था उस दिशा में परिवर्तित हो जाएगा जिस दिशा में उसका प्रभाव नष्ट हो जाए। जैसे अगर कोई तराजू है, जादू को डंटी होता है ना, अगर कोई तराजू है, ठीक है, लीची लग रहा है, छोड़ो कोई बात नहीं। अगर कोई तराजू है, ये अभी दोनों इक्वल में है, यानी कि साम्य अवस्था में है। अगर अरे कोई बात नहीं, एक 3 घंटी बना दो, चलो ठीक है, अब सही लग रहा है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रहने दो। यहाँ पकड़ने वाला हो गया, ये दोनों तरफ से लगा। चलो देखो इधर, समझो, दोनों अभी किस में है? साम्य अवस्था में। अगर इसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन किया जाए, जैसे इसका सांद्रता बदल दे, इसका टेम्परेचर बदल दे, इसका आयतन बदल दे, इस पर हम कोई चीज को उठा करके रख देते हैं, कोई भी छोटे छोटे टुकड़े, मान लो आलू जोख रहे हैं, अगर हम छोटा छोटा टुकड़ा रख देते हैं, अरे यार, अगर हम इस पर कोई छोटा छोटा टुकड़ा रख देते हैं तो साम्य अवस्था उस दिशा की ओर विस्थापित होगा जिसकी तरफ इसका प्रभाव नष्ट हो जाए। यानी जैसे ही इस पर रखेंगे ये कहाँ जाएगा? धीरे धीरे ऊपर, और फिर जाकर के रुक जाएगा। जैसे अभी रुका हुआ है, ये नीचे जाएगा धीरे धीरे, साम्य अवस्था विस्थापित हो रहा है। जब इसमें परिवर्तन किए तो साम्य अवस्था उस दिशा की ओर विस्थापित होगा जब प्रभाव नष्ट हो जाए। एक समय ऐसा आएगा कि ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और ये नीचे होगा, वो ऊपर होगा और रुक जाएगा। अब जब रुक गया तो क्या इसका कोई प्रभाव है? रुक गया, इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो अब उसका प्रभाव नष्ट हो गया, उस दिशा की ओर विस्थापित हो गया जिस दिशा की ओर प्रभाव नष्ट हो जाए। सेम वो विपरीत दिशा वाला, अगर आपको कोई ढकेल रहा है तो आप पीछे की ओर ताकत लगाते हैं ताकि हम गिरे नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? जब आगे से कोई धक्का मारता है तो एकदम आगे की ओर ताकत लगाए हुए रहते हैं, क्योंकि वो विपरीत दिशा से है और उसका प्रभाव नष्ट हो जाए, उसी दिशा में ताकत लगाते हैं। अगर कोई इधर से काम नहीं करता है ना, इसीलिए आजा आजा, क्या किया जाए इसका? कहीं मक्खी उक्खी है क्या? कॉपी हो का? डिलीट करने वाला है किधर? कोई बात नहीं, रुको रुको, इसको हम सही जगह पर ले आते हैं। हो गया। ये छोटा कैसे हो गया?
अच्छा, हाँ ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं ये सब, समझे? तो साम्यावस्था उस दिशा की ओर विस्थापित होगा जिस दिशा की ओर उसका प्रभाव क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। लिखिएगा, इस नियम के अनुसार, ले सातिलिए लिख करके, ले सातिलिए लिख करके, ले सातिलिए, सातेलिए, ले सातेलिए का नियम। देखिए, इस नियम अनुसार, अरे कहाँ यार, तुम लोग भी जो हद करते हो। लेकिन इस नियम के अनुसार यदि किसी, लिखो 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 लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि, जल्दी जल्दी लिखो साथ ही साथ, इस नियम के अनुसार यदि किसी साम्य निकाय के, यदि किसी साम्य निकाय के, साम्य निकाय के, साम्य निकाय के किसी कारक, जैसे साम्य निकाय के किसी कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता, घनत्व, घनत्व इत्यादि में परिवर्तन किया जाए, इत्यादि में परिवर्तन किया जाए, परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा की ओर, उस दिशा की ओर विस्थापित होगा, विस्थापित होगा, जिससे, जिससे, जिससे उसका प्रभाव, जिससे उसका प्रभाव नष्ट हो जाए, जिससे उसका प्रभाव नष्ट हो जाए। जिससे उसका प्रभाव नष्ट हो जाए। हो गया? और छोड़ दें, इसको खत्म करेंगे उसके बाद ही इसको मारे तो क्यों, उतना जोर से थोड़ी मारते हैं जी। प्रभाव नष्ट हो जाए, सामने किस, उस दिशा में विस्थापित हो जाएगा जिस दिशा में उस परिवर्तन का प्रभाव क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। अब अगर हम लिख लिए थे ना सब लोग, अगर हम एक कोई कारक लेते हैं ले सातिलिए के नियम में, जैसे ताप में अगर परिवर्तन किया जाता है, किसमें, ताप में अगर हम परिवर्तन करते हैं, ताप में परिवर्तन, कोई निकाय है जिसके ताप में क्या किए, परिवर्तन किए, अगर ताप में परिवर्तन किए तो क्या क्या होगा, तो जो जो चीज होगा वो सबको हम एरो लगा करके लिखेंगे। पहला होगा, अगर अभिक्रिया उष्माशोषी हो, लिखिए लिखिए साथ ही साथ लिखिए, अगर अभिक्रिया उष्माशोषी हो, अभिक्रिया उष्माशोषी हो, उष्माशोषी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक, उष्माक्षेपी को एक्सोथर्मिस,
एक्सो या एक्सो, जो भी आप बोलना है बोल सकते हैं। अगर अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो तो अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होगा, तो अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होगा, अग्र दिशा में विस्थापित होगा। अग्र दिशा में विस्थापित होगा। अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो तो पश्च दिशा में विस्थापित होगा। अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो, ऊष्माक्षेपी हो तो पश्च दिशा में, पश्च दिशा में विस्थापित होगा। पश्च दिशा में विस्थापित होगा। हो गया। नेक्स्ट लिखिए, यदि ठोसों की द्रवों में विलीनीकरण ऊष्माशोषी है, यदि ठोसों की, ये हम लोग के 12th का है, ये 2 लाइन तो 11th का है, अब जो लिख रहे हैं वो हमारे लिए है। यदि ठोसों की द्रवों में विलीनीकरण ऊष्माशोषी हो, विलीनीकरण ऊष्माशोषी हो, ऊष्माशोषी कहने का मतलब कि हीट जो है वो 0 से ज़्यादा, एंथैल्पी जो होगा, हीट का मतलब क्या, एंथैल्पी 0 से बड़ा होगा। ये सब कंडीशन 11th में बताए थे, बाकी बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वापस, 12th में भी दिया हुआ है। विलेयता बढ़ेगी, ऊष्माशोषी हो तो विलेयता बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई विलयन है उसमें हम विलेय को डाल रहे हैं, सुन लो, अगर कोई विलेय है उसमें हम कोई विलयन है उसमें हम किसी विलेय को डाल रहे हैं, ठोसों की द्रव विलीनीकरण कर रहे हैं, और डेल्टा H जो है वो 0 से ज़्यादा है, यानी कि वो और ऊष्मा ले सकता है। जब ऊष्मा हम किसी विलयन का बढ़ाते हैं तो वो और विलेय घोल सकता है। जब ऊष्मा बढ़ाते हैं तो उसमें और विलेय घोला जा सकता है। चीनी को घुलाते हैं, नहीं घुलना है तो टेम्परेचर बढ़ाइए, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है और उसमें थोड़ा सा और आप घोल सकते हैं। तो जब भी आप ऊष्मा और बढ़ा सकते हैं उसका, इसका मतलब उसकी विलेयता बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, विलेयता बढ़ेगा। अब अगर इस रूम में बेंच लगा हुआ है, बेंच अभी लगा हुआ है और जनसंख्या ज़्यादा हो जाए, हम बेंच को निकाल दें तो और ज़्यादा स्टूडेंट आ सकते हैं, इसमें आएगा कि नहीं आएगा, तो वही काम, हाँ खड़ा रहे या फिर कुछ भी, लेकिन आ तो सकता है, तो विलेयता क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको लिख लीजिए, यदि ठोसों की द्रवों में विलीनीकरण ऊष्माक्षेपी हो तो विलेयता घटेगी। यदि ठोसों की द्रवों में विलीनीकरण ऊष्माक्षेपी हो, डेल्टा H छोटा हो 0 से, तो विलेयता घटेगी। तो विलेयता घटेगी। हो गया? कितना देर देख रहा है, टाइम देखो, 1 घंटा 9, 10
चलो 15 तक में छोड़ देंगे। एक चीज़ और है, 1.5 घंटा नहीं, 15 तक में। 10 हो गया, 15 हो गया, लिखा हुआ हो गया। इसमें एक और है, लेस आतिलिये के नियम में, लेस आतिलिये के नियम में नहीं, सॉरी, पहला क्या था, ताप का प्रभाव था, हमको एहसास हो रहा है मेरा गंजी भीग चुका है। इसी में न था ताप का प्रभाव, पहला क्या था कारक, पहला कारक ताप का प्रभाव, अब दूसरा कारक हम लोग को पढ़ना है दाब का प्रभाव, दूसरा कारक दाब का प्रभाव। दूसरा कारक दाब का प्रभाव लिखेंगे उसमें, ठोसों की द्रवों में विलेयता पर, ठोसों की द्रवों में विलेयता पर, ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, विलेयता पर दाब का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस एवं द्रव अत्यधिक संपीड्य होते हैं, क्योंकि ठोस एवं द्रव ठोस एवं द्रव अत्यधिक, द्रव्य नहीं द्रव लिखना, लिक्विड वाला, अत्यधिक संपीड्य होते हैं, अत्यधिक संपीड्य होते हैं। हो गया, लिख लिए। देखो अत्यधिक संपीड्य का मतलब, देखो दाब का प्रभाव तब पड़ता है जब मान लो ये दोनों, मेरा हाथ यहाँ है और इस पर प्रेशर बढ़ाया जाए तो ये दोनों धीरे धीरे यहाँ आ जाए, तब इस पर दाब का प्रभाव पड़ा। अगर वो पहले से ही अत्यधिक संपीड्य है तो प्रेशर का कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, इसको और ले जाएगा पास में? तो ये अत्यधिक संपीड्य होता है, संघटन ज़्यादा होने के कारण इस पर दाब का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर हम द्रव्य लिख दिए थे, 2 प्रकार का होता है द्रव्य, अभी जो हम लोग लिखे थे वो उसका मतलब होता है मैटर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, पदार्थ, सब्सटेंस, ठीक है, इसका मतलब है, और उसका मतलब होता है लिक्विड। दोनों अलग अलग होता है, दोनों को सेम समझने की गलती नहीं कीजिएगा। इस द्रव्य के अंदर ये वाला द्रव आता है, इस द्रव्य के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोचाइंसिन, ये सब आता है। तो ये अलग है, ये अलग है, ये लिक्विड है, ये पदार्थ है, ठीक है, सेम नहीं समझना है। किसी को कोई दिक्कत आज के क्लास में, किसी को कोई परेशानी है, पूछना है, कोई डाउट हो? नहीं, आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, बाकी